कही कही बातें। ये कहानी है एक बेटे की जो अपने पिता के बीते रहस्यों के साए में अनजाने ही कदम रख देता है। रचित नाम का एक युवक अपने पापा की पुरानी फाइलों में कुछ जरूरी कागजात ढूंढ रहा था। पुरानी फाइलों से आती हल्की सी धूल की गंध जैसे किसी भूले हुए अतीत की आहें हों। तभी उसे एक ऐसी फाइल हाथ लगी जो बहुत पुरानी लग रही थी। पीले पड़े कागज, किनारों से फटे हुए और उन पर जमे थे सूखे हुए लाल धब्बे। रचित ने उन्हें पलट कर देखा। उन कागजों पर कुछ पुराने दस्तखत और कुछ अजीब निशान बने हुए थे। पहली नजर में तो उसे लगा कि ये किसी पुराने प्रॉपर्टी पेपर्स होंगे, लेकिन जैसे जैसे उसने पढ़ने की कोशिश की, उसकी सांसें थमने लगीं। वे कागज किसी बंगले के थे, एक ऐसे बंगले के जो उसके पिता के नाम पर दर्ज था और जिसे देखकर कोई भी कह सकता था कि वो बहुत कीमती जमीन थी। हैरान रचित उन कागजों को लेकर अपनी माँ वीना जी के पास गया। माँ, देखो तो, ये बंगले के कागज पापा की फाइल में थे। क्या हमें कभी इसका पता नहीं चला? वीना जी का चेहरा एकदम स्याह पड़ गया। उन्होंने कांपते हाथों से वो कागज रचित के हाथ से छीने और कहा, तुझे किसने कहा था इन्हें छूने के लिए? ये कागज अशुभ है, मैं इन्हें आज ही जला दूंगी। रचित चौंक गया। क्या माँ, ये क्या बोल रही हो? पापा के पास अगर इतना बड़ा बंगला था तो हम आज तक इस किराए के मकान में क्यों रह रहे हैं और तुम इन्हें जलाना चाहती हो? वीना जी की आंखों में आंसू छलक आए। वो चुप रहीं, पर उनके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। थोड़ी देर बाद उन्होंने भारी आवाज में कहा, अब तू बड़ा हो गया है, इसलिए तुझे सच्चाई बता देना ही सही है। उनकी आवाज जैसे किसी पुराने दर्द से कांप रही थी। ये बात तब की है जब मैं और तेरे पापा की शादी को बस कुछ महीने हुए थे। जहां ये बंगला है, वहीं के जंगल के पास हमारा कारोबार चलता था। एक दिन घूमते हुए हम उस पुराने रास्ते पर निकल पड़े। वहां नदी के किनारे एक भव्य बंगला खड़ा था। सफेद पत्थर की दीवारें, लाल छत और हर कोने से झड़ती धूप। वो जगह इतनी सुंदर थी कि पहली नजर में ही मुझे वो बंगला भा गया। मैंने तेरे पापा से कहा, यही घर चाहिए मुझे, और उन्होंने मेरी जिद पूरी कर दी। वीना जी के स्वर में स्मृति की मिठास थी, लेकिन साथ ही एक भय की परत भी। हम हर सप्ताहन वहां जाते। मैं घर सजाती, तेरे पापा पौधे लगाते। लेकिन एक दिन वो ठिठक गई, जैसे किसी याद ने गले को जकड़ लिया हो। एक दिन मैं उस बंगले की दीवार पर टंगी एक पुरानी पेंटिंग देखने लगी। वो पेंटिंग उसी बंगले की थी, लेकिन उसमें कुछ अजीब था। दीवारें काली लग रही थीं, आसमान लाल था और खिड़कियों से जैसे किसी की परछाइयां झांक रही थीं। मुझे वो बहुत डरावनी लगी। मैंने उसे दीवार से उतारा और कूड़ेदान में फेंक दिया। रचित ध्यान से सुन रहा था। बस उसी पल कुछ हुआ। हवा का एक तेज झोंका आया और बंगले की दीवारों में दरारें पड़ने लगी। दीवारों से खून रिसने लगा। अलमारी के अंदर रखे कागज हवा में उड़ने लगे और उन पर लाल छींटे पड़ गए। फिर एक आवाज गूंजी, इतनी भयानक कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अगर अपनी जान प्यारी है तो अभी निकल जाओ और कभी वापस मत आना। हम दोनों चीख पड़े, किसी तरह वहां से भागे, लेकिन जाते जाते न जाने क्यों मैंने उन कागजों को समेट लिया। उनकी आंखों से अब आंसू टपक रहे थे। वही कागज तूने आज निकाल लिए हैं, वही जिन पर उस रात का खून अब तक सूखा नहीं है। रचित सन रह गया। तो क्या उस बंगले में कुछ था? वीना जी ने धीमे स्वर में कहा, वहां सिर्फ कुछ नहीं था, वहां कोई था। वो जगह अशुभ थी। तेरे पापा उस रात के बाद कभी पहले जैसे नहीं रहे। कारोबार डूब गया, रिश्तेदारों ने साथ छोड़ दिया और हम शहर बदलकर यहाँ आ गए। मैंने उस फाइल को छिपा दिया ताकि कोई उसे दोबारा न खोले। कुछ क्षण तक सन्नाटा छाया रहा। रचित के मन में उथल पुथल मच गई। रात भर वो सो नहीं सका। उसके दिमाग में बस वही बंगला, वही दीवारें और वही आवाज घूम रही थी। अगले दिन ऑफिस पहुंचा तो भी उसका ध्यान वहीं था। उसके बॉस मिस्टर धर्मेंद्र धर्मत एक समझदार और रहस्यमय व्यक्ति थे।
उन्होंने नोटिस किया कि रचित परेशान लग रहा है। क्या बात है रचित, आज बहुत विचलित लग रहे हो? रचित से कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, सर, मैं जानता हूं आप काली शक्तियों और रहस्यमय जगहों पर शोध करते हैं। मुझे कुछ अजीब मिला है। उसने उन्हें पूरा किस्सा सुना दिया, कागज, बंगला, पेंटिंग और उसकी मां की बात। मिस्टर धर्मत ने आंखें मूंद ली, जैसे कोई पहेली सुलझा रहे हो। मुझे लगता है, उन्होंने गंभीरता से कहा, इस बंगले का रहस्य उसी पेंटिंग में छिपा है। शायद अब वक्त आ गया है उस सच्चाई को उजागर करने का। रचित सहम गया, लेकिन सर, वहां जाना सुरक्षित नहीं होगा। धर्मत मुस्कुराए, मैं तुम्हें वचन देता हूं कुछ नहीं होगा। आज रात में विशेष सुरक्षा पूजा करूंगा और कल हम दोनों उस बंगले में चलेंगे। रचित का मन अभी भी डरा हुआ था, लेकिन धर्मत के आत्मविश्वास ने उसे कुछ साहस दिया। शाम को जब उसने अपनी मां को यह बताया तो वीना जी रोने लगी। नहीं रचित, तू वहां नहीं जाएगा। मैंने जो देखा है वो तू सोच भी नहीं सकता। पर इस बार रचित का मन नहीं डिगा। मां, अगर ये सच्चाई हमें सालों से परेशान कर रही है तो इसे खत्म करना ही होगा। वीना जी ने हार मान ली। अगली सुबह जब सूर्य की पहली किरण ने आसमान को सुनहरा बनाया, मिस्टर धर्मत अपनी गाड़ी लेकर रचित के घर पहुंचे। उन्होंने वीना जी को नमस्कार किया और कहा, आंटी, आप चिंता मत करें। अगर ईश्वर ने चाहा तो आज आपका बंगला आपको वापस मिलेगा। उन्होंने वीना जी से वो पुराने कागज मांगे। वीना जी ने कांपते हाथों से उन्हें वो फाइल सौंप दी। मिस्टर धर्मत ने अपने बैग से 2 लॉकेट निकाले। ये अभिमंत्रित है, इन्हें गले से मत उतारना। अगले 48 घंटे तक ये हमें किसी भी बुरी शक्ति से बचाए रखेंगे। रचित ने लॉकेट पहना और दोनों सफर पर निकल पड़े। 7 घंटे की लंबी यात्रा के बाद जब उनकी गाड़ी जंगल के उस सुनसान रास्ते पर पहुंची तो दूर वही बंगला खड़ा था, उजाड़, टूटा हुआ, लेकिन अब भी जैसे किसी आत्मा की प्रतीक्षा में। रचित ने धीरे से कहा, यही है वो जगह। धर्मत ने गहरी सांस ली। चलो, अब देखना है सन्नाटे के पीछे क्या है। उन्होंने दरवाजा खोला और तेज हवा का झोंका उनके चेहरे से टकराया। बंगले के अंदर अंधेरा, जाले और सीलन भरी गंध थी। फर्श पर बिखरे पड़े पुराने सामानों के बीच उनकी परछाइयां कांप रही थी। मोमबत्तियां जलाकर वे अंदर बढ़े। अचानक एक हल्की सी हंसी गूंजी, ऐसी जो इंसानी नहीं थी। रचित ने कांपते हुए कहा, सर, आपने सुना? धर्मत ने उसकी तरफ देखा और कहा, डर मत, ये सिर्फ शुरुआत है। और इसी के साथ शुरू हुआ वो सफर जो रचित की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। बंगले के अंदर की हवा किसी पुराने मकबरे जैसी थी, भारी, सीलन भरी, और जैसे हर सांस में कोई दबा हुआ रहस्य फुसफुसा रहा हो। मोमबत्तियों की लौ हल्के हल्के कांप रही थी और उनके आसपास दीवारों पर पड़ती परछाइयां अजीब सी आकृतियां बना रही थीं। रचित के हर कदम के साथ फर्श चरमराता, मानो उसके नीचे कोई सोया हुआ जीव करवट ले रहा हो। मिस्टर धर्मत शांत भाव से चारों ओर देख रहे थे, जैसे वो उस डर को पहचानने की कोशिश कर रहे हों जो वहां बरसों से बसा था। रचित, उन्होंने धीमे स्वर में कहा, हमें उस पेंटिंग को ढूंढना होगा, वही इस बंगले की कुंजी है। रचित ने सिर हिलाया। दोनों ने मोमबत्तियां उठाईं और कमरों की तरफ बढ़े। हर कमरा समय की तरह जर्जर था, टूटे शीशे, सड़ी हुई लकड़ी और दीवारों पर उभरे लाल धब्बे। ऐसा लगता था जैसे कोई अदृश्य आंख उन्हें लगातार देख रही हो। अचानक ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। धर्मत ने संकेत किया, चुप रहो। धीरे धीरे वे ऊपर की सीढ़ियां चढ़ने लगे। हर कदम के साथ आवाजें बढ़ती गईं, पहले कदमों की, फिर किसी के हंसने की, और फिर अचानक सब कुछ शांत। ऊपर का गलियारा लंबा था और उसके आखिर में एक कमरा बंद पड़ा था। दरवाजे पर जंग जमा हुआ था और उस पर पुराने अक्षरों में कुछ उभरा हुआ था, जैसे किसी ने नाखूनों से लिखा हो, वापस जाओ। रचित ने डरते हुए कहा, सर, शायद हमें। नहीं, धर्मत ने बीच में टोका, अब हम लौट नहीं सकते। उन्होंने अपने बैग से एक छोटा तावीज निकाला और दरवाजे पर टांगा।
तावीज लगते ही दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अंदर का कमरा बाकी सबसे अलग था, साफ लेकिन ठंडा, इतना ठंडा कि सांस लेते हुए धुआं निकल रहा था। दीवार पर कुछ टूटा हुआ टंगा था और फर्श पर पड़े लकड़ी के टुकड़ों से लग रहा था कि वहां पहले कुछ और था, शायद वो पेंटिंग। धर्मत ने चारों ओर नजर दौड़ाई। पेंटिंग यहां थी, लेकिन अब नहीं है। तभी मोमबत्ती की लौ झिलमिलाई और कमरे की दीवार पर अचानक किसी का चेहरा उभरा, एक औरत का चेहरा जो पिघलती मोम की तरह विकृत था। उसके होठ खुले और एक फुसफुसाहट गूंजी, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। रचित पीछे हट गया, उसका दिल जोर से धड़क रहा था। धर्मत ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और दीवार पर उभरी आकृति धीरे धीरे गायब हो गई। ये चेतावनी है, धर्मत ने गंभीर आवाज में कहा। काली शक्तियां जानती हैं कि हम यहाँ किस लिए आए हैं। रचित के गले का लॉकेट हल्के हल्के चमकने लगा। सर, ये लॉकेट गर्म हो रहा है। धर्मत बोले, यही संकेत है कि आसपास कोई शक्तिशाली ऊर्जा मौजूद है। इसका मतलब है हम सही दिशा में हैं। दोनों नीचे लौटे और बंगले का हर कोना खंगालने लगे। घंटों बीत गए, रात और गहराती गई। दीवारों से आती खरोंच की आवाजें अब साफ सुनाई देने लगी थी। सर, अब तक कुछ नहीं मिला, शायद वो पेंटिंग हमेशा के लिए नष्ट हो गई, रचित ने थके स्वर में कहा। धर्मत ने सिर हिलाया। नहीं, ऐसी चीजें खुद नष्ट नहीं होती। कहीं ना कहीं वो अब भी यहाँ है, बस किसी ने उसे छिपा दिया है। रचित ने गुस्से में फर्श पर पैर पटका। बस अब बहुत हुआ। और उसी पल धम की आवाज के साथ उसका पैर फर्श के अंदर धंस गया। रचित! धर्मत झुककर उसे पकड़ने लगे और तभी उनकी नजर पड़ी फर्श के नीचे कुछ चमक रहा था। उन्होंने ईंटों को हटाया और नीचे से निकली एक लकड़ी की फ्रेम में दबा कैनवास। वही पुरानी पेंटिंग, वही जो सालों पहले वीणा जी ने कूड़ेदान में फेंक दी थी। रचित ने कांपते हाथों से उसे उठाया। पेंटिंग पर अभी सूखा हुआ खून के धब्बे थे। बंगले की तस्वीर थी उस पर इस बार वो बंगला सांस ले रहा था। उसकी खिड़कियां खुल बंद हो रही थी और दीवारों से धुआं निकल रहा था। रचित ने सहमे स्वर में कहा, सर, ये जिंदा लग रही है। धर्मत ने गहरी सांस ली। यही है वो रहस्य। इस पेंटिंग के अंदर बंद है वो शक्ति जो इस बंगले को शापित करती है। उन्होंने पेंटिंग को जमीन पर रखा और आंखें बंद कर दी। ये तांत्रिक कोड में लिखी गई है, मुझे इसे समझना होगा। रचित एक कोने में खड़ा था। उसकी निगाहें दरवाजे पर थीं, क्योंकि बाहर से किसी के चलने की आवाज बार बार आ रही थी। कुछ देर बाद धर्मत ने आंखें खोली। रचित, मैंने सब समझ लिया है। कभी यहाँ एक आश्रम था, काले तांत्रिकों का। उन्होंने अपनी सिद्धियों को पाने के लिए इस जगह की आत्माओं को बांध दिया था। गांव के लोगों ने जब इन्हें जिंदा जला दिया तो उनके गुरु ने उनकी शक्तियों को इस पेंटिंग में कैद कर दिया। यही कारण है कि इस बंगले से वो ऊर्जा अब भी टपकती है। रचित ने भयभीत होकर कहा, तो अब क्या करें? धर्मत बोले, हमें इस पेंटिंग को दोबारा उसी पवित्र अग्नि में डालना होगा। लकड़ी के फ्रेम में बांधना होगा जिससे ये मूल रूप में बनी थी। वो लकड़ी इसी जंगल में है। रचित के होंठ सूख गए। और अगर वो पेड़ न मिला तो फिर हम दोनों की आत्माएं भी इस बंगले में कैद हो जाएंगी। उनके शब्दों ने रचित के दिल की धड़कन बढ़ा दी, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। ठीक है सर, मैं उस पेड़ को ढूंढने जाता हूं। धर्मत ने उसे रोका। सुनो, तुम्हारे पास अब भी 18 घंटे हैं। काली शक्तियां तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगी। कुछ भी हो जाए, डरना मत। तुम्हारा लॉकेट तुम्हें तब तक बचाएगा। रचित ने सिर झुकाया, मोमबत्ती उठाई और दरवाजे की ओर बढ़ गया। बाहर घना जंगल था। हवा में धुआं और पेड़ों के बीच पसरा सन्नाटा। हर पत्ता जैसे किसी रहस्य को छिपा रहा था। वो कदम कदम बढ़ता गया और पीछे बंगले की दीवारें जैसे उसकी ओर झुकती जा रही थीं। आसमान में काले बादल उमड़ आए और बिजली की एक चमक में रचित ने देखा पेड़ों के बीच कुछ आकृतियां उसके पीछे चल रही थीं। कभी वो धुएं जैसी लगती, कभी किसी इंसान का आकार ले लेती। वो भागने लगा।
चारों तरफ से आवाजें आने लगी। वापस जा, ये जंगल तेरा नहीं, रुक जा, नहीं तो मिट जाएगा तेरा अस्तित्व। रचित के कानों में गूंज रहा था धर्मत का वाक्य, डरना मत। उसने आंखें बंद की और चलना जारी रखा। कई घंटे बीत गए, रात और घनी हो गई। उसका शरीर थक चुका था, लेकिन उसका मन अब भी उम्मीद में था। तभी उसे एक हल्की सी रोशनी दिखी, जैसे किसी दीपक की लौ। वो दिशा में बढ़ा और वहां एक छोटा सा मंदिर दिखाई दिया जो पेड़ों की झुरमुट में छिपा हुआ था। उसने कदम अंदर रखा और उसी पल एक आवाज गूंजी, आ गया तू, मैं कब से तेरी प्रतीक्षा कर रहा था। रचित ठिठक गया। आवाज मंदिर के भीतर से आ रही थी। वहां एक वृद्ध साधु समाधि में लीन बैठे थे, चेहरा शांत पर आंखें अनंत गहराई वाली। रचित ने कांपते स्वर में कहा, बाबा, मैं उस लकड़ी की तलाश में हूं जिससे एक पवित्र फ्रेम बना था। साधु ने धीरे से आंखें खोली और मुस्कुराए, मुझे पता है, वो लकड़ी अब तेरे लिए ही रह गई थी। उन्होंने अपनी थैली से कुल्हाड़ी निकाली और कहा, चल मेरे साथ चल। रचित उनके पीछे पीछे चला। कुछ ही देर बाद वे एक अजीब पेड़ के सामने पहुंचे। उसका तना काला था, लेकिन उसकी जड़ों से हल्की सी सुनहरी रोशनी निकल रही थी। यही वो पेड़ है, साधु बोले। तेरे पूर्वजों के कर्म इसे बांध कर रखे थे, काट ले पर श्रद्धा से। रचित ने कुल्हाड़ी उठाई। जैसे ही उसने लकड़ी पर प्रहार किया, जमीन से हल्की कंपकपी उठी। दूसरा बार करते ही पेड़ से सुनहरी धूल झरने लगी और अगले ही क्षण वो पेड़ अदृश्य हो गया। साधु ने रचित को आशीर्वाद दिया, अब देर मत कर, इस मंत्र का जाप करना, ये तुझे बंगले तक पहुंचा देगा। उन्होंने उसके कान में एक मंत्र फूंका। रचित ने आंखें बंद की और जैसे ही उसने मंत्र का अंतिम शब्द कहा, चारों ओर से एक उजली रोशनी फैली और पलक झपकते ही वो वापस उसी बंगले में था। धर्मत अब भी वहीं बैठा था, पेंटिंग के पास, आंखें बंद किए। रचित ने लकड़ी उनके सामने रखी और कहा, मिल गई सर। धर्मत ने आंखें खोली और एक हल्की मुस्कान दी। बहुत अच्छा किया रचित, अब ये खेल खत्म होने वाला है। लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि असली खेल अब शुरू होने वाला था। रात के ठीक 3 बजे बंगले की हवा और भारी हो चुकी थी। मोमबत्तियों की लौ अब स्थिर नहीं रह पा रही थी, जैसे कोई अदृश्य सांस उन्हें बुझाने की कोशिश कर रही हो। रचित ने लकड़ी का टुकड़ा धर्मत के सामने रखा। अब क्या करना होगा सर? धर्मत ने गहरी सांस ली। अब इस पवित्र लकड़ी से हमें वो फ्रेम बनाना होगा और इस पेंटिंग को इसमें बांधना होगा। लेकिन ध्यान रखना, एक बार शुरू हुआ अनुष्ठान अधूरा नहीं छोड़ा जा सकता। दोनों ने मिलकर लकड़ी के टुकड़ों को जोड़ा और जैसे ही फ्रेम का आकार पूरा हुआ, दीवारों से फुसफुसाहटें आने लगी। रुको, मत करो, वो हमारा घर है, तुम हमें आजाद नहीं कर सकते। धर्मत ने मंत्रोच्चारण शुरू कर दिया। कमरे का तापमान तेजी से गिरने लगा, दीवारें कांपने लगी। पेंटिंग के भीतर का बंगला धुआं छोड़ने लगा, जैसे उसमें कोई जिंदा आत्मा तड़प रही हो। रचित ने डरते हुए कहा, सर, ये पेंटिंग, ये सांस ले रही है। धर्मत ने आंखें बंद रखी और तेज आवाज में मंत्र दोहराया, ओम त्रैलोक्य भस्माय नमः। पेंटिंग अचानक जमीन पर गिर पड़ी। उससे काली धुंध उठी और उसी में से उभरा एक चेहरा, आधा जला हुआ, आंखें कोयले जैसी लाल। तुम्हें किसने अनुमति दी? आवाज गूंजी जैसे 100 लोगों ने एक साथ कहा हो। रचित पीछे हट गया। सर, वो बाहर आ गई है। धर्मत ने पवित्र राख उठाई और चारों ओर छिड़क दी। तेरी शक्ति अब यहां नहीं चलने वाली, अधम आत्मा। काली धुंध ने अचानक उनका गला पकड़ लिया। धर्मत जमीन पर गिर पड़े, पर उनका हाथ अब भी मंत्र की मुद्रा में था। उन्होंने आखिरी सांस लेते हुए कहा, रचित, फ्रेम को पूरा कर। रचित की आंखों में आंसू थे, पर अब रुकने का समय नहीं था।
उसने कांपते हाथों से पेंटिंग को फ्रेम में रखा। जैसे ही पेंटिंग फ्रेम में सटी, पूरा बंगला हिल उठा। छत से मिट्टी गिरने लगी, दरवाजे अपने आप बंद हो गए, खिड़कियों से लाल रोशनी निकलने लगी। रचित चिल्लाया, मैं हार नहीं मानूंगा। उसने पेंटिंग के ऊपर अपना लॉकेट रखा और वही मंत्र दोहराया जो धर्मत ने सिखाया था। ओम अपवित्राय शुद्धाय सर्वभूतात्मनाय नमः। पेंटिंग तेजी से जलने लगी, पर आग नीली थी और उसकी लपटों में चेहरों की चीखें सुनाई दे रही थीं। धीरे धीरे सब कुछ शांत हो गया। कुछ ही सेकंड में आग बुझ गई, कमरा ठंडा पड़ गया और अब वहां सिर्फ राख बची थी। रचित थक कर दीवार के सहारे बैठ गया। धर्मत के शरीर के पास पहुंचा। उनका चेहरा शांत था, जैसे वर्षों बाद किसी ने उन्हें मुक्ति दी हो। बाहर सुबह की पहली किरण फूटी। बंगले की दीवारों पर अब कोई धब्बा नहीं था। हवा में सीलन की जगह अब हल्की सुगंध थी। वो बाहर निकला। जंगल अब शांत था और उस पेड़ की जगह जहां उसने लकड़ी काटी थी, अब एक छोटा पौधा उग चुका था। वो मुड़कर आखिरी बार बंगले की ओर देखने लगा। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन तभी ऊपरी खिड़की में किसी की परछाई दिखी। वही औरत, जलते हुए चेहरे वाली, जो मुस्कुरा रही थी। रचित ठिठक गया। धीरे से बुदबुदाया, क्या सच में सब खत्म हुआ? हवा में फिर वही फुसफुसाहट गूंजी, शुरुआत तो अब हुई है।